एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर मुल्क की इकॉनमी में बहुत अहम हिस्सा शामिल करता है और एग्रीकल्चर में सबसे अहम किरदार पानी की मुनसिफाना और ज़रूरत पर मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम है। पाकिस्तान में आबपाशी का निज़ाम काफ़ी पेचीदा हो चुका है, पुराना हो चुका है। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 5 अरब चाइनीज़ युआन के मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जो कि $70 करोड़ से भी ज़ायद बनते हैं। इस स्मार्ट पार्टनरशिप का मकसद एनवायरमेंटल रेजिलियंस और एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाना है। पाकिस्तान के इरीगेशन सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट को डिजिटल और स्मार्ट बनाते हुए क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए मौसर और कारगर बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साइक्लोन टेक और चीन की शेंगजी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान हुआ है और अब देखना है कि दोनों इस मंसूबे को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। दोनों कंपनीज मुश्तरका प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर कंजर्वेंसी और स्मार्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू करेंगी। पाकिस्तान के पुराने और नाकारा इरीगेशन सिस्टम से पानी ज़ाय हो जाता है। पानी को स्टोर करने की कम जगह के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का गैर मौसर निज़ाम बेशतर पानी को इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रख पाता और एग्री प्रोडक्शन में कमी के साथ देही इलाकों में पीने के पानी की कमी का सबब भी बन जाता है। पाकिस्तान और चाइना के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ स्मार्ट इरिगेशन सॉल्यूशंस और चाइना के तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के नुकसान को कम करने और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बूस्ट लाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आने वाले एनवायरमेंटल चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। नए प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टनरशिप न सिर्फ मौजूदा मसाइल को ख़त्म करने के लिए काम करेगी बल्कि रियल टाइम डेटा टूल्स की मदद से फ्लड फोरकास्टिंग और इसके कंट्रोल को बेहतर बनाते हुए बारिशों, दरियाओं में पानी के बहावों और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स को मुसलसल मॉनिटर भी किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में फिजिबिलिटी स्टडीज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ पायलट साइट्स को कंफर्म किया जाएगा और इलाके में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स का क़याम भी किया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ साथ आने वाले दिनों में इसी प्रोजेक्ट को मजीद बलूचिस्तान और थर जैसे खुश्क इलाकों में भी शुरू किया जा सकता है, जिससे स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहरों में पीने के पानी और सीवरेज के निज़ाम को भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये प्रोजेक्ट के एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, इरिगेशन निज़ाम इससे कितना बेहतर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर याद भंडारा साहब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये और इस जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त इस इरिगेशन सिस्टम को कितना बेहतर बना सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि 70-80% हमारा पानी ज़ाय हो जाता है और इससे फिर हमारे एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुँचता है। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज आपने बात की है। देखिए, हम अगर वाटर प्रोडक्टिविटी की एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें तो उसमें हम शायद दुनिया से बहुत पीछे खड़े हैं। आपकी जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, ये हमेशा से यही बताया जा रहा है कि 5 जो बड़ी फसलें हैं ये पाकिस्तान का ज़्यादा जो मीठे पानी का हिस्सा वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी इंतहाई कम है। और अगर हम इसको एक गंदम की मिसाल में देखें तो हम कोई 2-2.5 टन पर एकड़ जो है वो एग्जिस्टिंग पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं गंदम की, जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हुए कुछ 4 से 5 इरिगेशन, जबकि दुनिया जो है वो कम पानी इस्तेमाल करके वो कुछ 4.5 से 5 टन पर हेक्टर जो है वो ले रही है। जिसका मतलब ये है कि हमारी जो एवरेज वाटर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो निस्बतन कम है। तो जब हम एट लार्ज बात करते हैं, और जिस तरह ये आपने एक अहम जो है डेवलपमेंट की बात की है जो पाकिस्तान और चाइना की कंपनीज मिलकर कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम है, हम शुरू से ही ये जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क सिस्टम है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें ये देखना है कि ये किस किस जगह के ऊपर इंटरवीन करेंगे। क्या सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर काम होगा, डिजिटल डेटा के ऊपर काम होगा, या फार्मर्स तक जो रसाई है वो सिस्टम्स की डैशबोर्ड्स के जरिए दी जाएगी। क्योंकि जब हम इरिगेशन की बात करते हैं, वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर वाटर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का आता है, जबकि मैं इसको ऑन फार्म वाटर गवर्नेंस के हिसाब से कहता हूँ। क्योंकि जब तक हम इरिगेशन को और वाटर की यूटिलिटी को गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर नहीं लेके आते, मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो है वो हम अपने पूरे जो रिजल्ट्स हैं वो रीप नहीं कर सकते। तो जिस तरह अगर ये डेवलपमेंट आती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिजर्वायर से लेकर जो है वो फार्म लेवल तक जाती हैं और फार्मर्स को वो टेक्नोलॉजी और टूल्स डेटा के साथ अवेलेबल होते हैं जिससे वो अपनी इरिगेशन का और पानी का फैसला कर पाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो वाटर प्रोडक्टिविटी की एग्रीकल्चर के अंदर मसाइल है वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आमिर साहब, हमारी जो फार्मर का जो स्किल सेट है वो वाटर मैनेजमेंट के एतबार से ज़रा उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ये अवेयरनेस इस वक्त हमारे फार्मर को है कि जिस तरह दुनिया कम पानी से बेहतर प्रोडक्टिविटी का मुजाहरा कर रही है, तो हम यहाँ पर क्यों उस वक्त लैग कर रहे हैं सबसे बड़ा नहरी निज़ाम होते हुए भी?
अरबाब साहब, जब आप फार्मर्स लेवल के ऊपर, जो मैंने स्टार्ट में बात की वाटर गवर्नेंस की, उसमें पॉलिसी भी शामिल होती है, उसमें पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल होती है, उसमें डेटा भी शामिल होता है, और उसमें फार्मर्स की जो प्रैक्टिसेस है वो भी शामिल होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो लोकल लेवल के ऊपर, फार्म लेवल के ऊपर जितनी डेवलपमेंट देखी है, वो सब के सब जो है वो पुरानी सेंचुरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। हम फ्लड इरिगेशन जो 1 एकड़ के एक नुक्कड़ से छोड़ते हैं पानी और दूसरी तक वो जाता है, और उसमें कोई पता नहीं है कि कितनी पानी की यूटिलिटी रिक्वायर्ड है। जब हम फार्म लेवल की गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं या ऑन फार्म वाटर गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी कौन सी मैसर है, क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर लेते हैं, हम फरो इरिगेशन की बात कर लेते हैं, हम स्प्रिंकलर की बात कर लेते हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है? और एक्सेसिबल डजंट मीन कि वो मौजूद है, क्या उसकी दस्तरस में है? तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि क्या हम वो टेक्नोलॉजीज फार्मर्स को लोकलाइजेशन के तहत सस्ती बनाकर फार्मर को दे पाएंगे? मेरे ख्याल में अगर हम टेक्नोलॉजीज को फार्मर को सस्ता कर कर पहुंचा देते हैं और उसको डेटा फराहम कर देते हैं, तो हमारे फार्मर की मेहनत में कोई कमी नहीं। और यही हमें हर्डल एक नजर आती है, क्योंकि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स हैं, डेटा के जो सर्विसेज हैं, वो बहुत महंगी हैं, और स्मॉल फार्मर जो मिडिल स्केल फार्मर है उसके लिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हासिल करना आसान काम नहीं है। तो अगर हार्डवेयर के साथ साथ ये, जिस तरह ये एक मुआहदा हुआ है, और ये हार्डवेयर के साथ साथ अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और हमारी जो पॉलिसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो मेरे ख्याल में हम फार्मर्स तक लोकलाइज्ड मशीनरी और टूल्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल कर पाएंगे, जिससे बहुत से मसाइल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दुनिया की तरह इस्तेमाल करने के हमारे फार्मर को भी काबिल कर देंगे, और वो अपनी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करेगा, जो शहर के अंदर बैठे हुए लोगों को महंगी चीज़ों से निजात देगा। और आमिर साहब, जो फ्लड फोरकास्टिंग है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, उसकी कितनी अहमियत है? अभी भी किसी हद तक ये फ्लड फोरकास्टिंग तो हमें वक्त से पहले पता चल भी जाता है, लेकिन हम फिर भी उसके नुकसानात को नहीं कंट्रोल कर पाते, और हमें हर 3-4 साल बाद कोई एक ऐसा बड़ा डैमेज पड़ता है जो हमारी इकॉनमी को भी हिला कर रख देता है। तो ये, इसके लिए हमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और उससे फिर कंट्रोल बेहतर हो सकेगा, या हालात ऐसे ही रहेंगे? अरबाज साहब, अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हमें जो दरियाओं के अंदर पानी चश्मों से आता है उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, और जो हमारे दरमियान में जगह है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि पानी कौन सा कहाँ पे कितना आ रहा है। हमें जो हम जमीन से पंप करते हैं, हमें उस पानी को भी नजर में रखना पड़ेगा। तो ये तो एक ब्रॉड, हम अगर जाएंगे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो आपने सवाल फ्लड के ऊपर किया है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी जो नेशन है उसको रेजिलियंट किस तरह बनाते हैं। देखें, जो दरियाओं के रास्ते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे कि क्या वहां पे इंक्रोचमेंट तो नहीं है, अगर इंक्रोचमेंट है तो वो कितनी इंक्रोचमेंट है और उससे कितना जो एरिया है वो मुतासर होगा। ये आपकी बड़ी दुरुस्त बात है। क्लाइमेट पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी तरह से खेल रहा है। आप ड्राउट्स भी झेल रहे हैं एक ही साल के अंदर, एरेटिक रेन्स भी देख रहे हैं, और फिर फ्लैश फ्लड्स भी देख रहे हैं, और हम जो दरियाओं के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं फ्लड फोरकास्टिंग की, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम एडेप्टेशन की तरफ किस तरह जाते हैं। हम अपनी नेशन को, या जो वो इफेक्टीज हैं उनको रेजिलियंट किस तरह बनाते हैं। उसके लिए एक टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक की अप्रोच चाहिए होगी। पीडीएमएस और एनडीएमएस को लोकल लेवल के ऊपर जो है वो हमें इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। देखें, अभी जो रीसेंट फ्लड पंजाब के अंदर आया, उसमें आप देखें कि सिर्फ एक इदारे की ट्रेनिंग थी जो कुछ हद तक थी, जिसको आप पंजाब रेस्क्यू सर्विस कहते हैं। बाकी जितने इदारे एक डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर हर जिले के अंदर काम कर रहे थे, वो सारे के सारे डिजास्टर के लिए ट्रेंड नहीं थे, बट स्टिल दे वर्क वेरी वेल। उन्होंने लोगों को रेस्क्यू भी किया, वहां पे अभी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लड फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ एडेप्टेशन और जो हमारी लोकल रेजिलियंट है लोगों की, वो जो है उसके ऊपर काम करना ज्यादा मुनासिब होगा। और वो टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो फ्लड फोरकास्टिंग के साथ साथ आगे अपने जो हमारे लोग हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद देगी। और आमिर साहब, ये अडेप्टेशन में फिर हुकूमत को बेहतर रोल अपना प्ले करना पड़ेगा, चूंकि शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इसको मुमकिन बनाना उस हद तक आसान ना हो जितना फिर हुकूमत खुद आए और हुकूमती इदारे आकर इस पर काम करें। ये सब मिलके करना होगा। ये सिर्फ एक हुकूमत की जिम्मेदारी भी नहीं होगी और एक प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी नहीं। इनको जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्राइमरी रोल है वो हमारी गवर्नमेंट का आता है।
जब फार्मर्स को या लोकल जो देहाती आबादियां हैं उनको अगर रिजिलियंट बनाने की या अडेप्टेशन की बात होती है तो उसमें भी गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या बिजनेस सेक्टर जो है वो उसके अंदर हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली वो हेल्प कर सकता है। वो फार्मर्स की और हमारी जो लोकल पॉपुलेशंस हैं जो दरिया के अंदर साथ एक एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी रेजिलियंट के ऊपर इंडिविजुअली काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि वो बैठकर स्टीर करेगी। देखें, इमदाद जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता लॉन्ग टर्म किसी भी डिजास्टर का या किसी भी नुकसान का। इसके लिए मिल बैठकर बात करनी होती है, और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का रोल इंतहाई अहम होता है। जब कोई भी आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो, या लोगों को किसी डिजास्टर से बचाना हो, या किसी एग्रीकल्चर की या किसी प्रोडक्ट की इवन वैल्यू चेन के ऊपर काम करना हो, तो ये मेरे ख्याल में मिलकर विन विन सिचुएशन होगी। एडेप्टेशन की एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट किसी न किसी को बर्दाश्त करनी पड़नी है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में पॉलिसी स्टेट कर सकती है, गवर्नेंस के अंदर हेल्प कर सकती है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग जो आपकी वैल्यू चेन है उसको रिजिलियंट करना और एडेप्टेशन मॉडल की तरफ जाना, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।